हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। हम पहुंच चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 551 पे। सबसे एक सजेशन चाहिए था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते के एक दिन किसी और स्टोरी जैसे कि रेनेगेड इमोर्टल को एक्सप्लेन करें। इसे होगा ये कि जब हम बैटल थ्रू दी हेवंस को एंड कर रहे होंगे तो फिर नई स्टोरी में अडेप्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके बारे में थोड़ा सा क्रिटिकली सोच के आंसर देना। जैन पिछले पार्ट के लास्ट में उस पैलेसेस की सिटी के अंदर पहुंच चुका था जहां उसे मिलने वाले थे बहुत सारे सरप्राइजेस। उसे हेल्फलेम स्लेव गाइड कर रहा था। वो लोगों के जस्ट अपोजिट एक हॉल के सामने पहुंचता है। जब उसने हॉल के दरवाजे खोले थे, अंदर दिखाई देती है वही डिवाइन सेटिंग नीडल की तलाश में यूरो यहाँ तक आई होती है। लेकिन चीजें इतनी आसान होती तो फिर क्या ही बात थी। एक्चुअली में उस डिवाइन सेटिंग नीडल के आसपास खड़े होते हैं चार स्टैचूज जिनकी मिस्ट्री के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी न जाने कब इस हॉल की छत पे एक फिगर अपीयर होता है जो कहता है, एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड, तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो अपनी कलाई से निकालता है खून की बूंद को। जैसे ही ड्रॉपलेट टच होती है उस बैरियर पे जिसने डिवाइन सेटिंग नीडल को ढक रखा था, फैलता है वो भयानक ऑरा। वो चारों स्टैचूज अपनी आंखें खोलते हैं। अब आगे क्या होगा चलो हम देखते हैं इस एपिसोड में। शुरुआत होती है उन्हीं 4 स्टोन स्टैचू से जो कि बज बज की आवाज के साथ टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को रिलीज करने लगे थे। इनकी वो एंशिएंट आंखें खुलती हैं जो टेरिफाइंग इमोशनलेस पावर से भरी हुई थी। ये एक बार अपनी नजरों को जियान के ऊपर गड़ा देते हैं जैसे इसका मजाक उड़ा रहे हो। जियान अभी नोटिस नहीं कर पाता है कि इनकी काले रंग की त्वचा के नीचे ब्लैक पैटर्न्स धीरे धीरे से रेंग रहे थे। ये स्टैचूज के गले तक उठ रहे होते हैं। जियान की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो समझ नहीं पाता कि स्टैचूज इतनी जल्दी एक्टिवेट क्यों हो गए, बट अभी सोचने का समय भी नहीं था। बॉडी में बहती वो रीइंकार्नेशन स्ट्रेंथ, उसकी सोल पावर और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शावो शावो की आवाजों के साथ एक साथ अपने पीक पर चली जाती हैं। वेल बात ये होती है, अगर जियान को अकेले इन्हें फेस करना होता तो मूर्तियां उसके लिए डरावनी नहीं थी। लेकिन जब इनके और एक दूसरे में लिंक होते हैं तो बनती है एक अजीब सी रेजोनेंस, एक ऐसा प्रेशर जो कि उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सके। और ये बात जियान को सीरियस करने के लिए काफी थी। स्टैचूज की आंखों में भी कोड लाइट फ्लैश होती है और आवाजें गूंजती हैं डाई। इनके हाथ में अलग अलग तरीके के वेपन्स मेटरलाइज होते हैं जैसे सोर्ड, क्रॉसबो, शील्ड्स। इनकी पावर इल्यूजरी ऑलमोस्ट इनविजिबल थी। बिना होली फ्लेम परसेप्शन या जियान की पावरफुल सोल सेंस के ये चीजें बिल्कुल अननोटिस चली जाती। जियान को इस फॉर्मेशन में फंसते हुए देख के यूरो के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। वो कहती है क्या हो रहा है? आंखें शार्प तो यूरिन की भी हो गई थी। वो रिप्लाई करती किसी ने इंटरफेयर किया। सही से क्रैक क्रैक बूम की साउंड से इरप्ट होती होली फ्लेम और वो सीधा हॉल के बाहर चली जाती है। क्लियरली पीछा करती उस छिपे हुए फिगर का जिसने हॉल के मैकेनिज्म को ट्रिगर कर दिया था। चारों स्टैचूज एक साथ हमला करती हैं। इनके वो लोहे जैसे शरीर जो ओवरवेलमिंग फोर्स को रिलीज कर रहे थे, हिच्चों के रोंगटे खड़े कर दें। इनके हथियार बिना पॉज के चलते हैं। ये रिलीज करते हैं वेव आफ्टर वेव लीथल अटैक्स को। एक पल के लिए जियान को डिफेंसिव पोजीशन में आना पड़ा था। और इससे भी घटिया बात ये थी कि वो जब भी उस ब्लैक लाइट को टच करता था उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और होली फ्लेम दोनों ही स्लगिश हो जाती है। वो बिना हेजिटेशन के एक्टिवेट करता है ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन को। कि पूरी त्वचा को ब्लू ड्रैगन स्केल से ढक लिया था। एक हैवी ड्रैगोनिक ऑरा ये उसके आसपास घूमता है, लेकिन चारों दुश्मनों के अटैक्स को जैसे तैसे सह पा रहा था। यूरो और हेलफ्लेम स्लेव इसमें बीच बचाव नहीं करते। आखिरकार हॉल के अंदर का वो राउंड प्लेटफॉर्म एक ऐसे खास पैटर्न को बनाता था इसमें अगर इंटरफेयर किया गया तो जियान को परेशानी हो सकती है। तीन वो बैंग 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 की आवाजें। इवन ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन के एक्टिवेट होने के बाद भी उन मूर्तियों का फॉलेस कोऑर्डिनेशन ये ड्रैगन स्किल्स को भी डिम करता चला जाता है। जियान की रिइंकार्नेशन पावर बहुत तेजी से खर्च होती है। वो जानता था कि ऐसे प्रेशर के सामने वो हमेशा के लिए इंड्योर नहीं कर सकता। उसकी त्वचा से लेके हड्डियों तक दर्द फैलता है। इस हिसाब से ड्रैगन स्किल्स बहुत जल्दी शैटर हो जाएंगे। राइज होता है उसका किलिंग इंटेंट की हथेलियां ड्रैगन क्लॉस में ट्रांसफॉर्म हो गई थी जो ग्लेज्ड होली फ्लेम के साथ साथ एक नीले रंग की पावर को रखती हैं। एक थंडरस ड्रैगन रोर गूंजती है। जन सीधा अपने पंजे को बढ़ा देता है स्टैचूज के चेस्ट की तरफ। हॉल में बूम की साउंड गूंजी थी। इन फ्लक्चुएशन से बैरियर के अंदर वो हेवन सेटिंग डिवाइन नीडल भी थोड़ा सा रिएक्ट करती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं होता। बस इनके सीने से वो मिट्टी से जड़ती है। इनके होठ जो कि अभी तक मूव नहीं हुए थे इन पे अपीयर होती एक चिलिंग स्माइल और ये तुरंत ही काउंटर अटैक करते हैं। एक स्टैचू जिसने तलवार पकड़ रखी थी वो जन के ब्लैंक पॉइंट रेंज पे हमला कर देता है। ये जगह छोटी थी इसलिए बचने का जन के पास कम रूम होता है। इसे डॉज करने के दौरान उसकी नजरें अचानक से उस स्टैचू की गर्दन
लोकेशन पे जाती हैं, वहाँ था एक काले रंग का पैटर्न। तुरंत ही जियान को कुछ एहसास होता है। वो कहता है ये स्टैचूज ये डेड ऑब्जेक्ट्स हैं और इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई कोर होना चाहिए। अभी चारों ही स्टैचूज ने उसे घेर लिया था। इनकी वेपन्स एक साथ उठते हैं, फॉर्म करते हैं केज को जिसमें पहने पहने कांटे बने हुए थे। जब ये थॉर्न्स जियान के ड्रैगन के से रगड़ते हैं, वो ची 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 की आवाजें गूंजती हैं। साथ में जियान की इंस्टिंक्ट चिल्लाती हैं खतरा। फ्लेम मंत्रा उसकी बॉडी के अंदर धार मारता है जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट जाग रहा हो। उसकी कल्टीवेशन टेक्निक एक अलग ही ताकत को ये सारी मांसपेशियों में भेजती है। फ्लेम बूम के साउंड से एक्सप्लोड हुई थी। वे 6 रंगों की लाइट बीम सीधा टकराती है उस केज से। वो ब्लैक केज क्रैकल क्रैकल सिजल के साउंड के साथ वॉलेंटली जलने लगता है। इस अजीब सी ऊर्जा के पिघलने की वजह से फैलती एक बहुत घटिया स्टेंज। इस ब्लैक गैस से जो भी टच होगा वो तुरंत ही गल के डस्ट में बदल जाएगा। जैन चिल्लाता है ऐसे सांस मत लेना। उसकी आंखों को होली फ्लेम ने ढक लिया था। फिर वो मूव होता है किसी फैंटम की तरह और डायरेक्टली उन स्टैचूज के गलों पे हमला कर देता है। हाथ पे होली फ्लेम पहले ही कंडेंस हो चुकी थी। जैसे इन ब्लैक पैटर्न्स के संपर्क में आती है हम इन्हें तुरंत ही जलते हुए देखते हैं। फिर एक साइलेंस फैलता है। बिना उन मार्किंग्स के चारों स्टैचूज जम चुकी थी। इनके अंदर की जैसे पावर ही गायब हो गई हो। अभी नॉर्मल पत्थरों की मूर्तियों के अलावा और कुछ नहीं लगती। ये पास में ही हेल्फ फ्लेम स्लेव चुपचाप खड़ा हुआ था। उस खंडर हो चुके हॉल को ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में झलकने लगती है रिस्पेक्ट, जैसे उसने एक ऐसी प्रेजेंस फील की हो जो इस जगह के बिल्कुल बियॉन्ड है। विजय उस नीडल के बैरियर को न छूते हुए उस प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाता है। वो यूरो की तरफ मुड़ के बोलता है येनिन कहाँ पे है। उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकालने के लिए यहाँ पे तीनों को कोऑपरेट करना होगा। ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे। बाहर से एक बैंक की आवाज गूंजी थी और के बाहर एक वॉलेंट एक्सप्लोजन हुआ होता है। एक अजीब सी आवाज कहती ही लिटिल ब्यूटी, तुम मेरा पीछा करने की परेशानी क्यों उठा रही हो? इस हॉल में हर जगह ट्रेजर्स मौजूद हैं। मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने की वजह तुम्हें उनकी तलाश में निकलना चाहिए। आखिरकार हमारे कुएं और नदियां एक दूसरे से कभी इंटरफेयर नहीं करती। इकट्ठा होता है एक ब्लडी ऑरा जो कि इंसान से देखने वाले सिल्हूएट को बनाता है। इसे देख के येनिन जिसकी होली फ्लेम इंटेंसिफाई हुई थी जो उसके आसपास प्रोटेक्टिवली घूमने लगती है। वहीं पे कंधे पे पैर होती है फ्लावर एल्फ जो पहली नजरों को लेके बोलती है तुमने भी वो डिस्टर्बेंस की है ना। हालांकि इस जगह पे 6 रियम्स के लीडर्स इकट्ठा हुए हैं लेकिन तुम्हारे जैसा कोई मुझे याद नहीं है। येनिन भी पूछती है तुम हो कौन। ये सुन के वो ब्लड मिस्ट फिगर तेजी से हंसता है। वो कहता है मैं कौन हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता। येनिन रिप्लाई करती है अगर तुम हमारे हाथ लग गए तो ये जानकारी निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं। वो फिगर बोलता है तो चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या वो क्षमता है। अगले इंस्टेंट में वो वर्ल्ड में घुल जाता है जैसे एक सेकंड पहले वाली चीज बस एक इल्यूजन थी। येनिन के एक्सप्रेशन टाइट हो गए थे। वो कहती है गया। उसकी होली फ्लेम बज की वैसा तो और भी तेज चमकी थी। स्पेस में पावरफुल रिपल्स बनने लगती हैं। तभी हॉल से भयानक बूम की आवाज के साथ एक टेरिफाइंग वॉलेंट ऑरा फटता है। ये इतना भयानक था कि इवन कई सेकंड लेवल इनकार्नेशन के एक्सपर्ट्स भी अपने दिलों को थरथराने से रोक नहीं पाते। वो ब्लड मिस्ट वहाँ पे फिर से कंडेंस होती है। दिखाई देता है वो नौजवान जो अपनी आंखों में किलिंग इंटेंट को बिल्कुल पीक तक ले जा चुका था। अब जिस पर येनिन उसे देखती है उसकी रूह कांप जाती है। मानो यहाँ पे एक गलती उसकी जान ले लेगी। हॉल में से निकला था जियान जो पूछता है तुम आउटसाइडर्स का हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में घुसना इतना आसान कैसे हो गया। जियान को देख के वो नौजवान जिसने खूनी रोब पहन रखी थी वो कोई सरप्राइज नहीं दिखाता। वो कहता है ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड में तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। स्ट्रॉन्ग लोग जो चाहे वो ले सकते हैं। उसकी आंखें जियान को बहुत ध्यान से परख रही थी क्योंकि जियान एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल रेस के अंदर ऑलरेडी काफी फेमस हो चुका है। फिर चाहे वो शाओक्लैन की आइडेंटिटी की वजह से हो या फिर मल्टीपल होली फ्लेम्स को पोजेस करना, जियान एक वेरिएबल बन चुका था जो पूरी सिचुएशन को बदल दे। और जियान हेजिटेट नहीं करता। वो कहता है अटैक। येनिन यूरू हेल्फ फ्लेम स्लेव इनके पैरों के नीचे क्रैक क्रैक वूश की आवाजें गूंजती हैं। चारों के ओवरवेलमिंग अटैक उस बंदे के भागने के सारे रास्तों को ब्लॉक कर लेते हैं। उस नौजवान की खूनी ईवल एनर्जी और भी इंटेंस हुई थी। वहीं पे ऑरा और भी कोल्ड और डार्क होने लगता है। इस ईवल बूम के साउंड से टकराता है वो कंबाइंड अटैक। वो फिगर जो कि बस थर्ड इनकार्नेशन स्टेज पे था उस जॉइंट सर्वर का सामना नहीं कर सकता था। उसकी आंखें डार्क हुई थी। वो कहता है लगता है आज मुझे जल्दी जाना होगा। इमोर्टल की नाकामी ने ऑलरेडी हमारे इविल गॉड्स को गुस्सा कर दिया है। अगर ये भी मिशन फेल हो गया ये सोच के उसका किलिंग इंटेंट पहना हो गया था। उसकी ब्लडी रोब तेजी से थरथराती है। टेक्निक का नाम था ब्लड एम्पर शैडो। उसके पीछे कोलोसल फैंटम अपीयर हुआ था। जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहता है एक इविल गॉड लेवल का प्रोजेक्शन। वो तुरंत ही सबको पीछे जाने का सिग्नल देता है। उस बड़े से फैंटम ने अपने हाथ को उठाया था। पीछे के स्पेस में से वो एंडलेस ब्लड कंडेंस होता है जो पंच आगे बढ़ता है। रास्ते
रास्ते में आने वाले स्पेस के भी परकच्चे उड़ जाते हैं। वो बैंक थर्ड की आवाज और टेरिफाइंग फोर्स जियान के रूप को पीछे भेज देती है और इससे पहले काउंटर अटैक कर पाते वो नौजवान गायब हो गया था और उन्हें फैलती है पहले वाली शांति। लगता है जियान को एहसास था कि ऐसा ही होगा। वो पूछता है क्या तुम सब ठीक हो? येनन भौं से कोड के रिप्लाई करती हम तो ठीक हैं। लेकिन वो व्यक्ति सुन के जियान के एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस होते हैं। वो बताता है कि जिस रोब को उसने पहना था वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस का एक इविल आर्टिफैक्ट था। इस वजह से इस गुफा का सप्रेशन उससे दूर रहता है और वो यहाँ की थोड़ी पावर को भी इस्तेमाल कर सकता है। ये आउटसाइडर्स ये सच में हर जगह फैले हुए हैं। उसकी आंखों में अनीस चमकती है। फिर उसे हिला के बोलते हैं अभी के लिए उसे जाने दो, हमें पहले हेवन सेटिंग डिवाइन नीडल को सिक्योर करना होगा और इसे ऑब्टेन करने का तरीका बस तुम दोनों ही जानते हो। हम सीन उस खंडर बन चुके हॉल के अंदर का देखते हैं। या एक साइड में खड़ी होती यूरू हाथ में मून गॉड सोर्ड थी तो जस्ट अपोजिट टाइची हेवली एम्पर सोर्ड के साथ येनन थी। दोनों के शरीरों में से प्योर एनर्जी फ्लो होती है और इनके साथ वो डिवाइन आर्टिफैक्ट भी रेजोनेट करता है जैसे जाग रहा हो। इसकी फ्लक्चुएशंस के शांत होने के बाद इसे हासिल किया जा सकेगा। दोनों को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो मनी मन में सोचता है आई वंडर क्या ये हेवन सेटिंग डिवाइन नीडल सच में दुनिया के रूल्स को दोबारा लिखने की पावर रखती है। फिर अचानक से पूरा पैलेस कॉम्प्लेक्स भयानक तरीके से थरथराया था। गूंजती वो बज की साउंड पूरे स्पेस में गहरी रेजोनेंस फैल गई थी। माइंड में जियान को भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ जागता हुआ महसूस होता है। एक बहुत लंबे समय तक शांत रहने वाली पावर। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उस रिएक्शन का जो स्रोत था वो था उसके शरीर के अंदर हैब्रिड और इनकार्नेशन फ्लेम का फ्रेगमेंट। यहाँ पे वही हैब्रिड और इनकार्नेशन फ्लेम के हाफ फ्रेगमेंट की बात हो रही है जो कि जियान की बहुत ही प्रीशियस इनहेरिटेंस होती है। इसकी इम्पोर्टेंस को तोला नहीं जा सकता। बिना हेजिटेशन के जियान हॉल के ऊपर आसमान में उठता है। उसकी नजरें पूरे कॉम्प्लेक्स पे घूमती हैं और हाँ बिल्कुल बीच में एक पावरफुल एनर्जी लगातार वेव्स को रिलीज कर रही थी। कई टेरिफाइंग और उस जगह पे पहले ही जा रहे होते हैं जैसे उसकी चाहत में पागल हो चुके हो। हालांकि इसके पर्पस को तो जियान पूरी तरीके से समझ नहीं पाता बट उसकी इंस्टिंक्ट्स कहती है कि वो चीज ये हैब्रिड और इनकार्नेशन फ्लेम से बिल्कुल कनेक्टेड है। जियान कहता है वो रेमनेंट फ्रेगमेंट मुझे उसे हासिल करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो शाओक्लैन के एल्डर्स ने ऐसे इतनी सीरियसली कभी गार्ड नहीं किया होता। और तो और इससे पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस को एनकाउंटर करने के बाद एक चीज तो जियान के दिमाग में बिल्कुल साफ हो गई थी कि थर्ड रैंक होली फ्लेम का इनहेरिटेंस ग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जियान के सीरियस एक्सप्रेशन को देख के येनन और यूरू ऊपर उठते हैं। ये बिना हेजिटेशन के उसके साइड में आ गए थे जब इन्हें आसमान में कई फिगर्स उस दिशा की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। यूरू बोलती है लेट्स गो। जियान पीछे मुड़ के पूछता है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट इस पर उस बैरियर के अंदर की चीज गायब हो गई थी। येनन कहती है हमने उसे कलेक्ट कर लिया, अब आगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे और देखेंगे कि सिक्स पाथ इनकार्नेशन इमोर्टल है क्या। जियान कहता है अगर ऐसी बात है तो मूव। एल्फ्लेम स्लेव को जियान ने अपने होली फ्लेम स्पेस के अंदर सील कर दिया था। इसे एक ट्रम्प कार्ड के रूप में छिपा के रखा जाएगा जो क्रिटिकल मोमेंट में बाहर आएगा। बस इसकी लिमिटेशन ये थी वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। पीछे रह गए ट्रेजर्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हर एक एक्सपर्ट तो सेम डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। हवा में बहने वाली डस्ट की तरह वो एंशिएंट प्रेशर फैलता है। ये जैसे इस पैलेस कॉम्प्लेक्स के बीच के हिस्से तक पहुंचते हैं वो गर्म मोरा और हैवली प्रेशर ये तीनों को स्लो होने मजबूर कर देता है। ये कोर हॉल जिसके चारों तरफ रास्ते निकले हुए थे यहाँ कई पावरफुल फिगर्स पहले इकट्ठे हो रखे होते हैं जैसे ये हाई ड्रैगन स्नेक और मिरर्ड पॉइजन गूगल और टैंग फैंग। लेकिन मेन गेट के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। चुपचाप से देखते रहते हैं क्योंकि अंदर की ऊर्जाओं के ऊपर बस एक नजर डाल के ही लोगों के शरीर कांपने लगे थे। रहता है साइलेंस बस 2-4 मिनट के लिए फिर कोई चिल्लाता है क्योंकि सब यहाँ पे आ चुके हो तो अटैक। तुरंत ही गूंजती है क्लंच बूम 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 की आवाजें। वो दर्जनों एक्सपर्ट्स एक साथ हमला करते हैं। इनकी ब्लेजिंग एनर्जी सीधा उस किले के दरवाजे पे टकराती है लेकिन जियान की अभी भौं से घुट चुकी थी। इनके कुछ अटैक्स के बाद जियान ने अंदर से एक स्कॉचिंग फायर फ्लक्चुएशन सेंस की होती है। जियान कहता है ऑरा इसमें कुछ गलत है लेकिन बाकी के लोग सुनने वाले कहाँ थे। एक और तेज बूम का साउंड गूंजता है। हम उस सिल्वर पैलेस गेट को वॉलेंटली कांपते हुए देखते हैं। इससे पहले लोग खुद को स्थिर भी कर पाते अंदर से एक तेज ऑरेंज गोल्ड लाइट इरप्ट होती है जो अपने साथ में एक ऐसे हैवी प्रेशर को लाई थी जैसे सब में धरती थर्रा रही हो। सब अपने कदमों को खींचते हैं। वो जानते थे कि अगर ये फोर्स इनसे टकराई तो इवन पी के एक्सपर्ट्स भी सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे। तभी गेट होते हैं शैटर। सबकी आंखें भर जाती हैं लालच से। फिर क्या जाने लगती हैं हॉल के अंदर। सुनाई देती हैं वो आवाजें चार्ज। हमने भी सीन शिफ्ट किया था अंदर की तरफ। इस हॉल की दीवारों पे टंगी होती अनगिनत हथियार वो ब्लेड स्पीयर सोर्ड आर्मर्स। हालांकि इन्हें मिट्टी ने ढक रखा था
लेकिन तब भी इनमें से चिलिंग पावर फील करी जा सकती है। ये नॉर्मल वेपन्स नहीं थे, हालांकि इन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी नहीं बोला जा सकता, बट तब भी इनके पास काफी शानदार एबिलिटीज होती हैं। बट अजीब बात ये होती है कि यहाँ आने वालों में से कोई भी मूव नहीं करता। एक अननेचुरल सा साइलेंस फैलता है। वो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर की वेसल रेस का टेन फैंग सबको ऐसे थमते हुए देख के बोलता है, वहाँ पे देखो वो रियल ट्रेजर है। वो इशारा करता है हॉल के सेंटर की तरफ, जहाँ पे एक लाल रंग की रोशनी वाला बैरियर चमक रहा था और इसके अंदर 5 वेपन्स धीरे धीरे घूम रहे होते हैं। इनमें से हर एक की फ्लक्चुएशन पावरफुल थी। जब उन एनर्जीज को बाकियों ने सेंस किया था, क्राउड में शॉक फैल जाता है। वो कहते हैं 5 इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स। सब अच्छे से जानते थे कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में बस 108 इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स रिकॉर्ड करे गए हैं, लेकिन उनमें से 5 यहाँ पे हैं। सच में 6 पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल की वेल्थ डरावनी है। जब लोग एक्साइटमेंट महसूस कर रहे होते, जियान की भौं से उड़ गई थी। उसकी सोल पावर चुपचाप से लॉक हो जाती टैंग फैंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ मौजूद सब में से सबसे ज्यादा डेंजरस लग रहा था ये बंदा। जन मनी मन में सोचते अजीब है, ये टैंग फैंग जानबूझ के सबको गाइड क्यों कर रहा है, और इसकी नजरें बस उन वेपन्स पर नहीं है। तभी उसकी नजरें पीछे की तरफ गई थी, जहाँ पे एक हल्की सी ओपनिंग दिखाई देती है। जियान कहता है, क्या एक रास्ता? ये अरेंजमेंट बिल्कुल उन 5 इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स को मैच करती थी। आंखों में पागलपन तो टैंग फैंग के भी था। जानकारी मिली थी कि इन वेपन्स को हासिल करने के बाद ही कोई 6 पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल के मेन हॉल में जा सकता है। इंस्टेंटली हवा में किलिंग इंटेंट भर गया था। सब समझ जाते हैं कि एंट्री को ऑब्टेन करने के लिए इन्हें फाइट करनी होगी, और एक ब्रूटल फाइट। हवा तो जियान के भी एंग्शियस हो गए थे। वो पूछती, जियान के हमें यहाँ पे बेसिकली टॉप 10 एक्सपर्ट्स खड़े हुए थे और कोई भी कमजोर नहीं था, लेकिन जियान कोई मूव नहीं करता, बल्कि उसकी सोल पावर इस पूरे हॉल में एक्सपेंड हो गई होती है। उसे कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। फिर वो देखता है ऊपर की तरफ। इस हॉल के ऊपर जो बीम था, वहाँ पे एक स्टार मैप चिपकाया गया था। इस नक्शे के अंदर का वो प्रोजेक्शन, वो हाफ फ्रेगमेंट, जियान को ये बहुत जाना पहचाना लगता है। हम उसकी आंखों के पीपल्स को बिल्कुल श्रिंक होते हुए देखते हैं, क्योंकि जब उसकी नजरें ऊपर गई थी, शरीर के अंदर का हैब्रिड और इनकार्नेशन फ्लेम का हाफ फ्रेगमेंट ये वॉलेंटली कांपने लगा था। इसमें से एक अलग ही स्तर की गर्मी निकलती है, जैसे दोनों पार्ट्स एक दूसरे में मिलना चाह रहे हो। जियान के पास चीजों को ऑब्जर्व करने का भले ही टाइम हो, लेकिन इतना धैर्य औरों के पास नहीं होता। पूरे हॉल में बूम बूम रश रश की आवाजों के साथ भयानक एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। हर जगह पे फायर छिड़ गई थी। वो चमकते हुए बैरियर के अंदर के 5 वेपन्स, वो ट्रू मेन हॉल में जाने की 5 चाबियां हैं, और ये यहाँ मौजूद ऑलमोस्ट सबको लालच की वजह से पागल कर देने के लिए काफी थी। चारों तरफ कियोस्क को देख के टैंग फैंग स्माइल को लेके बोलता है, क्या इडियट्स हैं। फिर उसका फिगर घोस्ट की तरह मूव होता है। उसकी स्टोर रिंग से निकलते हैं कई छिपे हुए ट्रेजर्स, जो उसके ऑरे को ऐसे छिपा रहे थे कि कोई उसे ऊपर की स्टार मैप तक पहुंचने तक नोटिस नहीं कर पाता। लोग लगे होते हैं एक के बाद एक ब्रूटल अटैक्स को लॉन्च करने में, जैसे कॉम्पिटिटर्स को हॉल के बाहर भेजा जा सके। सिचुएशन को देख के यूरू भी एंग्शियस हो जाती है। वो कहती है, जियान अगर हम एक्शन नहीं लेते तो मुझे डर है, लेकिन जियान तभी मूव नहीं होता। उसकी नजरें ऊपर के स्टार मैप से बिल्कुल नहीं हटती। साथ में तांग फैंग के हल्के से एक्शंस। जियान कैलकुलेट कर रहा था, भले ही सब मिलके अटैक कर रहे हो, तभी 5 इमोर्टल आर्टिफैक्ट को प्रोटेक्ट करने वाला वो बैरियर ये बस हल्का सा डिम होता है। क्लियरली इसे तोड़ने में समय लगेगा। फिर उसके बाद शुरू होगी एक एलिमिनेशन बैटल, जिसमें सच में खून बहने वाला है। जियान के लिए 5 चाबियां अट्रैक्टिव थी, लेकिन बस अट्रैक्टिव, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो अपने साथियों से बोलता है, ऊपर स्टार मैप को ध्यान से देखो और नजरें रखो टैंग फैंग के ऊपर। जियान की आंखें एक्सट्रीमली सोलम हो गई थी। इस पल उसके दिल की धड़कनें भी हैब्रिड और इनकार्नेशन के हाफ फ्रैगमेंट से सिंक्रोनाइज हो चुकी होती हैं। ये दोनों रेमिनेंट्स मैप ये है असली चाबी, जिसे उसे हासिल करना होगा। वहीं पे यूरू जब भी सुनती है, वो पूछती है, क्यों? क्या तुम उस फालतू के नक्शे के लिए मेन हॉल की उन चाबियों को छोड़ना चाहते हो? जियान, क्या तुम्हें होली फ्लेम नहीं चाहिए? उसका बोलने का लहजा जैसे भरा होता है। वो नहीं समझ पाती कि जियान ऐसी ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ रहा है, लेकिन तभी यिनन उससे बोलती है, उसे भरोसा करो। उसकी नजरें भी ऊपर के स्टार मैप पे गई थी। खुद फ्लावर गॉड की इनहेरिटेंस पावर को रखने की वजह से उसे इस चीज में से एक अजीब सा रेजोनेंस महसूस होता है, जैसे कोई पुरानी याद हो। और कोई भी चीज जो कि उसकी समसरा सील में ऐसा रिएक्शन दिखा सकती है, वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। खासकर वो जियान को अच्छे से जानती थी। अगर उसने यहाँ के इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स को ऐसे इग्नोर किया है, तो इसका मतलब ये है कि इससे कई गुना वैल्यूबल चीज एग्जिस्ट करती है। तभी जियान के होठ हिलते हैं। वो कहता है, डोंट वरी। उसकी सोल स्ट्रेंथ और मेंटल पावर ही चुपचाप से मर्ज होने लगी थी। फैलता है वो खास ऑरा, जो इस पूरे पैलेस को एक जाल की तरह ढक लेता है। बेसिकली चाहे कुछ भी हो जाए, वो रेमिनेंट मैप फ्रैगमेंट को जाने नहीं देगा। अभी तक तांग फैंग का फिगर थोड़ा सा ऊपर पहुंच चुका था। उस स्टार मैप को देख के
ये बोलता है एग्जैक्टली इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। उसकी हथेली बढ़ती है और जिस पल दोनों के बीच में संपर्क हुआ था उसे ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ खाली स्पेस को चीर रहे हो। तभी स्टार मैप में से गूंजती है वूश की आवाज। एक ऑरेंज गोल्ड फ्लेम फॉक्स ये सीधा टांग फेंग से टकरा गई थी। परंतु उसके दिमाग में ऐसा महसूस होता है जैसे वो मौत के बिल्कुल कगार पे आ गया हो। इसकी साउंड से तो उसकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल होती है। उसकी सारी शक्तियां जलने लगी थी। वो तुरंत ही दांती मीस के उस फ्लेम फॉक्स को दूर हटाता है और नीचे की तरफ भागने लगा था। वो साफ तौर पे एक होली फ्लेम फायर फॉक्स थी। इसके बस छोटे से ट्रेस ने उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया था और उसे उस टेरिफाइंग पावर का थोड़ा सा एहसास हुआ था। लेकिन ऐसा लगता है उस फायर फॉक्स ने अटैक करने के लिए उस 5 इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स को रखने वाली बैरियर की ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि वो जिस मोमेंट में वापस लौटती है वो एंशिएंट लाइट वेदर बहुत डिम हो जाता है। ये देख के वो क्योटिक बैटल भी जम जाती है। सबकी ग्रीड से भरी नजरें टिक जाती हैं उस चीज के ऊपर। अब इस बैरियर के ऊपर क्रैक 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 की आवाजों के साथ पतली पतली दरारें बन रही थी। फिर एक बूम के साउंड के साथ हम उसे शैटर होते हुए देखते हैं। उस बैरियर के छोटे छोटे हिस्से टूटते हुए सितारों की तरह फैले थे। वहीं पे 5 इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स हवा में ऊपर उठते हैं। इन्हें देख के सबकी आंखों में फ्लैश होती है मैडनेस। लोग चिल्लाते हैं मेरा है, गेट लॉस्ट। और कोई क्रश कर देता है अटैकिंग स्क्रोल को। इस हॉल में दर्जनों धाड़ों की आवाजें गूंजी थी और एक्सपर्ट्स आगे की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। शुरुआत होती है उस ब्लड बैथ की और लगता है जियान को इसी पल का इंतजार था। वो कहता है अब तीनों के फिगर्स ऊपर की तरफ शूट होते हैं। ये इमोर्टल आर्टिफैक्ट की फाइट को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। उस स्टार में पोजीशन इनका टारगेट थी। फैंग फैंग अचानक से अपने आप को एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में गिरते हुए महसूस करता है। वो फोर्सफुली अपने चेहरे पे शांत एक्सप्रेशन को लाता है जैसे उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। वो कहता है क्यों जियान, तुम उस एंट्रेंस की के लिए फाइट नहीं कर रहे, तुम सच में एक इडियट हो। अभी जियान की आवाज बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। वो हाथ आगे पॉइंट करके बोलता है हैंड ओवर। उसकी सोल पावर ऊपर की तरफ फैली थी और अभी मैप फ्रैगमेंट गायब हो चुका था। उसकी आंखें भर गई होती है टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट से। वो तांग फेंग कंधे फैला के बोलते हैं मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, लेकिन नजरें उसकी भागने के रास्ते को ढूंढ रही थी। जन वार्निंग देता है मेरी पेशेंस को टेस्ट मत कर। उसके पैर के नीचे का स्पेस रिम 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 की आवाजों के साथ अभी भी फटने को तैयार था। जन यहाँ पे जानबूझ के अपनी पावर को शुरुआत में इस्तेमाल नहीं करना चाहा था, जैसे नीचे की केओस का ध्यान न किया जा सके, वरना जन इस हॉल को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका होता। तभी अचानक से हम टैंग फैंग की बॉडी से एक ग्रे स्मोक को निकलते हुए देखते हैं। वो इस पैलेस कॉम्प्लेक्स के पीछे की तरफ उड़ा था और हंस के बोलते हाँ जियान, मैं इस टायर को तुम्हारी जगह पे एक्सेप्ट करता हूँ। वेल एक्चुअली में उस ग्रे स्मोक में एक ऐसी अजीब सी एनर्जी थी जो सोल परसेप्शन को डिस्टर्ब कर देती है। पीछे बस टांग फैंग की आफ्टर इमेज रह गई थी और उसका ऑरा पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। ये देख के यूरू और येनिन दोनों ही एंग्शियस हो जाते हैं। वो पूछते हैं हमें क्या करना है। यूरू सजेस्ट करती है कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे रह के उन 5 में से एक चाबी को सिक्योर करेंगे। जियान तुम जाओ। आंखों ही आंखों में तीनों के बीच में बात होती है। वैसे भी इमोर्टल आर्टिफैक्ट कीज के लिए ये हॉल ब्रूटल स्ट्रगल में चला गया था, पर जियान को दोनों वुमन के ऊपर कोई डाउट नहीं था। और इनकारनेशन इनहेरिटेंस और हाथ में डिवाइन वेपन के साथ ये सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। जियान का फिगर भी धुंधला होकर गायब हो जाता है। एट द सेम टाइम पैलेस कॉम्प्लेक्स के बाहर का स्पेस वॉलेंटली ट्विस्ट हुआ था। विस्फोट होती एक टेरिफाइंग पावर जैसे खुद हेवन और अर्थ गुस्सा हो चुके हों। ये पूरे इलाके को ढक लेती है। ये महसूस करके टैंग फैंग स्टार्टल्ड हो गया था। वो कहता है ये आखिर किस तरीके की पावर है, एंशिएंट रिकॉर्ड्स में इसका कोई सबूत नहीं है। अभी आसपास का वर्ल्ड डिस्टॉर्ट हो चुका था। ये जगह पहले वाली दुनिया नहीं लगती। न जाने कब आसमान में पहाड़ियां उठ चुकी होती हैं और पूरे माउंटेन्स को एंशिएंट ट्रीज ने कवर कर लिया था, जिनमें से बहने वाले झरने सैलाब बन चुके थे। ये दूर से तो पीसफुल पैराडाइज लगता है, लेकिन अंदर था ऑपरेसिव स्कॉर्चिंग ऑरा। टैंग फैंग की बॉडी फ्लैश हुई थी और वो आसमान में फ्लोट करने वाली एक पहाड़ के ऊपर अपीयर होता है, लेकिन उसने खुद को स्थिर ही कर पाया था। अचानक से उसे महसूस होता है वो टेरिफाइंग प्रेशर और एक आवाज कहती लिटिल बैस्टर्ड तू छिप कहाँ रहा है। जन की सोल पावर से भरी हुई डिवाइन अथॉरिटी उस टांग फैंग की दिमाग को हिला के रख देती है। उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे क्योंकि ये थी डिवाइन मूवमेंट रियल्म की सोल पावर। एक्चुअली में यहाँ पे आने से पहले उसने जियान के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन किसी भी इंटेलिजेंस ने उसे बताया नहीं होता इसकी सोल एक्चुअली में इमोर्टल असेंशन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है। टैंग फैंग तब भी कोल्ड स्नॉट करके बोलता ये शब्द मैं तुझे वापस लौटाता हूँ। अपनी होली फ्लेम्स और फ्लेम मंत्रा को हैंड ओवर कर दे, तब शायद मैं तेरी कॉर्प्स को एक हिस्से में छोड़ दूं। उसकी बॉडी भी सैलाब की तरह वॉलेंट ऑरे को इरप्ट करने लगती है। ये क्रैकल क्रैकल की आवाजें। इवन टैंग फैंग रियलाइज नहीं करता कि वो कब जन के फॉर्मेशन वर्ल्ड के अंदर आ चुका था। ये पूरा एरिया मेंटल स्ट्रेंथ और सोल पावर से बनाया गया होता है। हालांकि जब टैंग फैंग अपने प्रेशर को बढ़ा रहा था, जन के द्वारा कंट्रोल होने वाली
फॉर्मेशन बाहर से थोड़ा सा ट्रेम्बल होती है। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि टैंग फेंग उसके लिए खतरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि ह्यूमन सेंट्रल रियम की वेसल रेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस होने की वजह से वो पहले तैयारियां करके आया था। उसे मिलने वाले रिसोर्सेज जियान से कैसे कंपेयर करे जा सकते हैं, लेकिन तब भी उसे हिला के बोलता है, इस डोमेन के मास्टर ने सेंट्रल रियम के कई पावर हाउसेस को खत्म किया, तो तुम्हें मिटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हवा में बहने वाली वो लंबी लंबी चट्टानें अचानक से बूमिंग आवाज के साथ कोलैप्स होने लगती हैं। होली फ्लेम और सोलर एनर्जी कंडेंस करती है कई चेन्स को। इनका निशाना टांग फेंग था। इनके अंदर की फ्लक्चुएशंस को फील करके टांग फेंग कहता है इनक्रेडिबल। फिर उसके हाथ में एक सिल्वर स्पीयर अपीयर होता है। चेन्स जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, चांदी के बने भाले ने डांस करना शुरू किया था। गूंजती हैं क्लैंक क्लैंक की आवाजें, एक के बाद एक चेन शैटर होती रहती हैं। फॉर्मेशन में भी क्रैक्स फैलते हैं। जन थंडर्स आवाज में कहता है रात ऑफ होली फ्लेम। फॉर्मेशन के ऊपर के आसमान में से 100 मीटर चौड़ा आग का गोला बना था। इसमें मिली होती हैं 6 अलग होली फ्लेम्स। ये फायरवॉल किसी टूटते हुए सितारे की तरह नीचे आता है। ये जहाँ जहाँ से गुजर रहा था स्पेस ट्रेम्बल होता है। ऐसा लगता है इसके डिस्ट्रक्टिव वॉरी के सामने दुनिया के सारे रंग उड़ गए हों। इवन टंग फेंग की भी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। खाई देता है इनमें फियर। वो बस जियान का डोमेन नहीं बल्कि सोल सप्रेशन का भी सामना कर रहा था। फिर ऐसा 6 फ्लेम फ्यूजन। वो दाती म्यूज के दौड़ता है टियानशॉन स्लैश। वो सिल्वर स्पीयर आगे घुमाया जाता है। इसमें से भयंकर चांदी जैसी ऊर्जा निकली थी जो बनाती है उसके सामने एक डिफेंसिव शील्ड को। ये बेसिकली बहती हुई सिल्वरी नदी की तरह लगती है। जैसे नीचे आने वाला फ्लेम स्पीयर बैंक की आवाज से टकराता है, बनती एक टेरिफाइंग रिपल। अपने सिल्वरी स्पीयर को ऊपर उठाने वाला टांग फेंग मोमेंट में उसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। वो कहता है ये व्यक्ति ये र्यूमर से कई गुना स्ट्रॉन्गर है। वो रेमनेंट मैप को पहले कलेक्ट कर चुका था, इसलिए वो जान से डेथ की बैटल नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे ही हैब्रिड और इनकार्नेशन फ्लेम हासिल हो जाएगी, जान से डील करने के पास उसके पास हजारों तरीके होंगे। वो टांग फेंग बोलता है जियान अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम 6 पाथ इनकार्नेशन हॉल में पहुंचोगे। इन शब्दों के साथ उसकी हथेली पे एक डेलिकेट सिल्वरी स्क्रोल दिखाई देता है। फॉर्मेशन के ऊपर फ्लोट करने वाले जन के एक्सप्रेशन इस चीज को देख के बिल्कुल बदल जाते हैं। दांती म्यूज के बोलता है नॉट गुड। एक ग्रेट इमोटल लेवल का स्पेशल स्क्रोल। वो स्क्रोल शैटर किया गया था, गूंजती है क्रैक की साउंड। टंग फेंग के शरीर को हजारों रेस ढक लेती हैं। फिर उसके पीछे के स्पेस ने अपना मुंह खोला था और अगले इंस्टेंट में हम उसके फिगर को डिसअपियर होते हुए देखते हैं। फॉर्मेशन होती है कोलैप्स, लेकिन जियान के एक्सप्रेशन ये रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन से भरे होते हैं, क्योंकि इस मोमेंट में दोनों के पास रेवेनेंट मैप के आधे आधे हिस्से थे और इस तरीके से थर्ड रैंक होली फ्लेम को हासिल करने वाला रास्ता ये और भी कठिन हो जाएगा। चलो ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि ऑथर ने जियान को कहीं न कहीं फेल होते हुए दिखाया, वरना जनरली ऑलमोस्ट सारी स्टोरी में मेन कैरेक्टर जो चाहे वो हासिल कर लेता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में हाईलाइट को देखेंगे। जियान के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा आ जाएगा, फिर लास्ट में एक पागलपन से बड़ी डील होगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती एपिसोड सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एट द सेम टाइम आपको ये पार्ट कैसा लगा है, डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, जो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं कर सकते, उससे आज शाम को ही देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं पे जो एक एपिसोड से सेटिस्फाइड ना हो, रहना चाहते हो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। को मेंबरशिप ज्वाइन करने का विकल्प मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में, उसे टैप करके सारे प्लान्स को चेकआउट करो। Until then, this is goodbye.